अब आ रही है? बिना ऑन करे आ रही है? गधे है। क्या चलता है? अच्छा। यार इतनी गर्मी पड़ती है ना यहाँ पे। करेक्शन देखो एक बार फटाफट से। एक से 10 में कोई डाउट है किसी का? डाउट पूछ लो 1 से 10 में। कौन ऐसा है जिसने अभी तक असाइनमेंट नहीं बनाया? ये क्या हुआ है? तो क्लास स्टार्ट की है अभी तक। लाइट पे लगी है। कोई ऐसा है जो बना के नहीं लाया, अभी भी क्वेश्चन नहीं किया? कौन कौन है अपने आप बता दो। कौन कौन है जिसने नहीं बनाया अभी तक? स्टार्ट किए हैं? क्या दिन की योजना? पहले से बोला हुआ था याद करने के लिए ना? है? कौन कौन है जिसने अभी तक नहीं स्टार्ट किया या बनाया ही नहीं है या आधा बनाया है? ना बनाने वाले कौन कौन लोग हैं जिन्होंने अभी शुरू ही नहीं किया? क्यों? पीछे वाला क्लास नहीं करे हैं? कैसे होगा बताओ है? बेटा ये खुद करना पड़ता है, मैं बता रहा हूँ तेरे को, क्योंकि तेरे पास मंथन का ऑनलाइन भी है। 2x पे देख ले, कहीं से खोज के। चल तो आसान चैप्टर है। हाँ, मैं मेरी बात समझ ध्यान से। देख बेटा, ये कोई सोल्यूशन नहीं होगा कि मैं तेरे को बिठा के ना धीरे धीरे कुछ कुछ बता दूंगा। ये हमने ऑफलाइन में बहुत किया है। ऑफलाइन में क्या होता है कि वहां तो ऐसे रिकॉर्डिंग होती नहीं थी, तो जिस बच्चे का 2 दिन छुट्टी हुई क्या करें, तो उसमें से जो पढ़ने वाला होता था खुद पढ़ लेता था। बाकी तो जिसको ऐसे रहता था साथ में बिठा के थोड़ा थोड़ा बता देते तो खुश होके चला जाता था। समझ थोड़ी आएगा उससे। जो काम 2 घंटे में किया है उसको 10 मिनट में बताएंगे, आएगा तो नहीं। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो सही चीज ये है कि उसको कंप्लीट कर। और कौन है? और भी कोई है? आधे किसने बना लिए? आधे से भी कम? अच्छा 100 क्वेश्चन किसने बनाया अभी तक? 100 से कम? 100 से कम वाले कौन कौन है? क्यों, क्या चल रहा है? अभी आज बनाओगे? क्या कर रहे हो? क्यों है? धीरे धीरे? बहुत सही है। बहुत धीरे बनाओ, और धीरे बनाओ। ठीक है? तब तक बनाओ जब तक वो एज खत्म ना कर दें, एज वाला क्राइटेरिया ना ला दें। नहीं है? भाई तू सोच जरा, अभी तू एमबीबीएस के लिए पढ़ रहा है और बिहार में तो एक बीमारी और है यूपीएससी के लिए पढ़ने की, तो उसके लिए एज कहां बचेगी तेरे पास? उसकी तो वैसे ही 30 है 32 है। तुम जाओगे तब तक और कम कर देगा, 28 कर देगा। है? तो वही तो मैं कह रहा हूं ना। और कौन है जिसने नहीं बनाया? कोई ऐसा जिसने पूरे बना लिए? कोशिश ही कह रहा हूं। पूरे किसने बना लिए सारे? लगभग 180 80 के आसपास। ठीक है, गुड, वेरी गुड। बना लिया करो यार, क्यों परेशान हो? मुझे समझ ही नहीं आता आप लोग हैं। परेशान ना बनाने वाले कोई परेशान कहते हैं, जो बना रही रहा है वो मतलब परेशानी है ना किसी बात से। है? तूने क्यों नहीं बनाए? कितने बनाए हैं? 2 लाख डाउट पूछता तू क्लास में। फिर ऐसा थोड़ी होता है। 1 से 10 में कोई डाउट पूछो। 1 से 10 में डाउट पूछो जल्दी से। कोई डाउट है 1 से 10 में? 10 से 20? 10 से 20 में कोई डाउट नहीं बनाए? 10 का आंसर थर्ड है, पहले ध्यान रख लेना। हाँ 14। पेनिसिलिन नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव चाहिए इसमें से। नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट दो हैं, फर्स्ट और फोर्थ में से कोई भी एक हो जाएगा। है? 23, 20 तक बता, पहले 20 तक कोई है? है? साइज ऑफ स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल 0.03 लेना पड़ेगा। फोर्थ वाले को ठीक कर लो, पॉइंट लगाओ। 15, ये तो वैसे भी तुमको मैं बता चुका हूं पहले। 15 पेप्टाइडोग्लाइकेन क्रॉस लिंकिंग पेप्टाइड होगा।
और जल्दी करो, जल्दी, मेरे को पढ़ाना आगे, जल्दी बोलो। तूने बनाया भाई? हैं, सच बोल रहा है? बगल में तेरे दोस्त ने नहीं बनाया? अच्छा बेटा, अगला असाइनमेंट मैं नहीं दूंगा अगर आप लोग बनाओगे नहीं तो। मैं एक और देने की सोच रहा था, अगर आप बनाओगे नहीं तो मैं नहीं दूंगा। है? नहीं तो पहले तू कुछ खा तो पा नहीं रहा बेसिक सा, और खाने के लिए तुझे पकवान चाहिए। है? स्टेटमेंट और वो तो प्रैक्टिस तब करना जब तेरे को मतलब बाकी चीजें। हाँ, खत्म करेंगे इसको तब बात करेंगे। ठीक है। 1 से 20 के बीच में कोई डाउट है? नहीं। 20 से 30 में? 20 से 30? 23। मीजोजोम एंड क्रोमेटोफोर बोथ इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, गलत है। मीजोजोम इन्वॉल्व इन सेल वॉल फॉर्मेशन, S2 आएगा। क्रोमेटोफोर रेस्पिरेशन नहीं करता। 21। बेटा मैं सारे नहीं बताऊंगा, पहले बता रहा हूं। ऑल प्रोकैरियोटिक सेल है प्लाज्मिड, सही है ये? नहीं, गलत है। और 2 ठीक है, सेकंड आंसर है 21 का। ठीक है। फ्लैजिला ऑफ बैक्टीरिया इज नॉट प्रेजेंट इन नोस्टॉक, एब्सेंट इन कोकस। 30 का फोर्थ आएगा। हाँ, 30 का फोर्थ आएगा, पेंसिल दे बेटा। 30 का फोर्थ आएगा, और बोलो। 30 से 40? 30 से 40? 30 से 40? 40 से 50? 53। कोलेस्ट्रॉन और लेसिथिन प्रेजेंट इन एनिमल सेल, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेसिथिन क्या होता है? फॉस्फोलिपिड। इन आरबीसी मेम्ब्रेन लिपिड इज 40%, दोनों ठीक है। आंसर गलत है इसका। 53 का आंसर थर्ड है ना? 54। प्रोटीन लिपिड बाइलेयर कैन मूव लेटरली। प्रोटीन इन बाई लिपिड बाइलेयर होना चाहिए। प्रोटीन इन लिपिड बाइलेयर, बेटा पेंसिल दिखा एक बार। इन आएगा वहां पे, इन। सॉलिड लार्ज सब्सटेंस मूव इनसाइड बाय पिनोसाइटोसिस, गलत है, S2। ओनली S1 आएगा। 54 का फर्स्ट है, तेज बोल। 43 का आंसर क्या है? 2। नॉन पोलर टेल ऑफ फैटी एसिड इज ड्यू टू फैटी एसिड, सेकंड आएगा। क्या दे रखा है? थर्ड दिया हुआ है। थर्ड कब बोला मैंने? हाँ, मैंने कब बोला? अभी मैंने 43 का थर्ड बोला है। 53 बोला है मैंने। 51 वाटर मूव बाय ऑस्मोसिस, सही है। वाटर कैन मूव बाय ऑस्मोसिस थ्रू सेल वॉल, गलत है। सेल वॉल से ऑस्मोसिस क्यों होगी? ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन से होती है। और पूछो। 50, 40 से 50 हो गया। 50 से 60? बेटा एक ही बार में पूछ, बार बार नहीं बताऊंगा मैं इसे, ये गलत तरीका है। 37? जीन सब पे होती है, न्यूक्लियोइड, टीआई, प्लाज्मिड, सारे प्लाज्मिड पे जीन होती है। आगे 50? 59 या 59 है, पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इन्वॉल्व इन प्रोटीन फोल्डिंग। भाई फोल्डिंग के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? आरईआर चाहिए होता है, सेकेंड आंसर आएगा। 60 में देख लो, माइटोकॉन्ड्रिया इन ऑल एक्सेप्ट, क्या नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया? थर्ड आंसर है इसका। ठीक है। हाँ, कॉमन इन प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल, सेलुलोज, थर्ड आंसर है 62 का। अच्छा 63 में करेक्शन कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ऑल हैव सेकेंडरी सेल वॉल, नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेकेंडरी सेल वॉल, किसमें बेटा? फाइबर, थर्ड आएगा 63 का। 63 का थर्ड आएगा। 66 ऑल मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर, सही है। राइबोसोम विदाउट मेम्ब्रेन, सही है। वो एक एक्सेप्शन लेके आंसर कर दे और 0 नंबर मिलेंगे नीट में। एक्सेप्शन है ना, सारी मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? लिपिड पे, बस। हाँ, और पूछो। 60? 62 कहां बताया मैंने? कॉमन इन प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल,
प्राइमरी सेल वॉल ग्रो करती है, सेकेंडरी नहीं करती। प्राइमरी में हेमी सेलुलोज होता है, सेकेंडरी में नहीं होता। सेलुलोज बाकी सब में होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में। 50, 53 बता तो दिया, फाइबर आएगा आंसर। एक बार सुना करो बेटा, बार बार नहीं। 60 से 70 के बीच में 63 हो गया। और बताओ 60 में क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या नहीं होता? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। 60 का थर्ड है। 60 से 70, 70 से 80, 92, 70 से 80 के बीच में नहीं आता। 72 सेल इन्वॉल्विंग लार्ज अमाउंट ऑफ एससीआर। एससीआर कौन बनाएगा? इंटरस्टिशियल सेल इन टेस्टिस, स्पेलिंग ठीक कर लेना। थर्ड आएगा। टेस्टिस मतलब टेस्टोस्टेरोन बना रहा होगा, है क्या? 72 का थर्ड, 72 का थर्ड आएगा। हाँ, आंसर गलत है क्या? दिखा बच्चे, पेन दिखा। सही है, ले बच्चे और बोलो। है 78 होता है वो तो, 38 बोल रहा है तू, हिंदी भी नहीं आती तुम्हें। ईटीएस अकर इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, 80 से 90 के बीच में 76 आर मोर इन मसल सेल। गलत है ये, एसईआर होगा। मसल सेल में एसईआर होता है, वो कैल्शियम स्टोर करता है। आर प्रोड्यूस 76 में आंसर आएगा ओनली 2। नहीं, बोथ रॉन्ग है। 76 का 4 है आंसर। दिखा बच्चे। हाँ, 76 का 4 है भाई, चेक कर लो अपने आंसर। 70 सारे पूछ ले, फिर क्वेश्चन के डाउट क्या रही है। 70 प्लांट में स्टीरॉयड हार्मोन नहीं होता, प्लांट लिखा हुआ है। 75 में सिस्टर ने प्रेजेंट इन गोल्जी बॉडी, सही है। सिस्टर ने नंबर इज फिक्स इन गोल्जी, सही है। हाँ, तो आंसर क्या आएगा इसका? 1 है, दे रखा है। क्या दे रखा है? कुछ और दे रखा है। तो फिर पूछ क्यों रहा है भाई तू, जब तुझे पता है? क्या साबित करना चाह रहे हो? 80 से 90 के बीच में, 80 से 90 के बीच में वैक्यूल इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। सैप वैक्यूल वो चाहिए, क्या नाम है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। 80 का फर्स्ट आएगा। एटीट्यूड नॉट ट्रू अबाउट टोनोप्लास्ट। चैनल होगा, पंप होगा, लिपिड बाइलेयर है, नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। फोर्थ गलत है, रॉन्ग पूछा हुआ है। 80 से 90 जल्दी बोलो। 88, 88 है। क्रिस्टे इज इन फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। स्पेलिंग ठीक कर ले, क्रिस्टल लिखा हुआ है, क्रिस्टे है। तो टाइपिंग के इतने एरर है ना इसमें, ठीक करवाते हैं इसको। है 84, पकड़ बेटा। डिवाइड बाय फिजन ऑल एक्सेप्ट सेंट्रियोल। सेंट्रियोल की फिजन नहीं होती, बाकी सब में डीएनए है। डबल होता है, फिजन नहीं होती उसकी। 90 से 100 के बीच में 94 में येलो लीफ हैव मोर नंबर ऑफ क्रोमोप्लास्ट। सेकंड आएगा 94, सही है। 94 का आंसर क्या दे रखा है? सेकंड है। 97 9+2 अरेंजमेंट प्रेजेंट इन। बेटा यहां पर आंसर है मेरे पास फ्लैजिला ऑफ क्लैमाइडोमोनास सीलिया, फोर्थ आंसर है। आंसर कुछ और दे रखा है क्या? फोर्थ आंसर है, ले बेटा। सीलिया हैव सेंट्रल कोर विद 98। इसका आंसर आएगा सेंट्रल कोर का मतलब एक्सोनिम, 20 आंसर आएगा। 98 का सेकंड आएगा और 99 का 18 आएगा, क्योंकि 9 डबलेट की बात हो रही है। सही है। और पूछो 100 से 110 के बीच में है। 98 में सीलिया की बात कर रहा है। सीलिया का कोर क्या होता है? एक्सोनिम। एक्सोनिम में कितने माइक्रोट्यूब्यूल थे? 9 डबलेट था और 2 सिंगलेट थे, 20 हो गया। हाँ, एक आंसर नन दिया हुआ, 20 आएगा। तो सेंट्रल कोर क्या होता है? सेंट्रल कोर तो एक्सोनिम को बोलते हैं। तो एक्सोनिम में कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं? 20 आएगा, है 20 आएगा ना। हाँ हाँ भाई, 100 से 110 के बीच में
वाओ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन एंड कार्ब, हाँ भाई प्रोटीन तो माइटोकॉन्ड्रिया और वो बनाता है प्लास्टिड, और कार्बोहाइड्रेट कौन बनाता है, प्लास्टिड। तो आंसर इसका क्लोरोप्लास्ट आएगा, सेकंड आंसर है। 100 की बात कर रहे हैं हम लोग। सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम है, नंबर ऑफ ट्रिपलेट बोथ है मेम्ब्रेन, 9 प्लस नन आएगा आंसर इसका। नंबर ऑफ ट्रिपलेट, सेंट्रियोल में 27 होते हैं, सेंट्रोजोम में डबल होते हैं। बोथ है मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन नहीं होती। 9+2 अरेंजमेंट भी नहीं है। फोर्थ आंसर आएगा 100 का। गलत दिया हुआ है तो मैं क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ ट्रिपलेट। नंबर ऑफ ट्रिपलेट कैसे सेम हो सकते दोनों में। फोर्थ आएगा आंसर, 100 का फोर्थ आएगा। नंबर ऑफ ट्रिपलेट सेंट्रियोल सेंट्रोजोम में कैसे सेम हो सकते हैं। नहीं 9+0 तो है, पर उसमें एक सेंट्रियोल है, उसमें दो है। ठीक है, 100 से 110 के बीच में, 100 से 110 कुछ है किसी के पास, 110 से 120 है, 117। चलो, वह विच वन द फॉलोइंग इज इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, जल्दी बताओ। गैस वैक्यूल, क्या करना है इसमें, 120, 118, ये 10 सॉलिड 10 नैनोमीटर का इंटरमीडिएट फिलामेंट, थर्ड आएगा आंसर। आंसर थर्ड आएगा 118 का। 120 सेंट्रियोल क्या करता है भाई, बेसल बॉडी, ए का फोर्थ है। बी का क्लोरोफिल कहां है, थाइलाकॉइड में, बी का सेकंड है। फर्स्ट ही आंसर है इसका। 121 फर्स्ट आंसर है, 120 का। मिल गया सबको, कहां लिखा है राइबोजाइम। राइबोजाइम एंजाइम है जो कि आरएनए का बना होता है, न्यूक्लिक एसिड आएगा, बायोमोलिक्यूल का ही पार्ट। और पूछो, 120 से 130 के बीच में 127। बेटा यहां पर देखा है व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबो, इसके दो आंसर हैं। द प्रोकैरियोटिक राइबो, ये गलत है फर्स्ट, दोज आर कंपोज्ड ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, सेकंड ठीक है, विदाउट मेम्ब्रेन सेकंड, और फोर्थ ठीक है 127 का, फोर्थ दो ठीक आंसर है। 130 के पहले कोई, 130 से 140, 136 सर्कुलर डीएनए नॉट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ ईस्ट, साइटोप्लाज्म ऑफ ई कोलाई, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। इसमें क्या चाहिए, नॉट प्रेजेंट इन, इसमें न्यूक्लियस करो ईस्ट का। 136 को ठीक करो बेटा, न्यूक्लियस करो, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। ईस्ट के साइटोप्ला, एक मिनट रुको, 136 पढ़ो जरा, क्या गड़बड़ है मुझे कौन बताएगा। 136, अच्छा प्लास्टिड लिखा हुआ है, उसमें सर्कुलर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ई कोलाई में होगा क्या। तो साइटोप्लाज्म ऑफ ईस्ट में माइटोकॉन्ड्रिया आप कर सकते थे, आंसर वैसे फोर्थ ही है, लेकिन इसको ऐसे लिखना चाहिए कि न्यूक्लियस ऑफ ईस्ट का लीनियर होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ ईस्ट में अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए कंसीडर कर दें तो वो सर्कुलर होगा। समझ आ रहा है, इसको साइटोप्लाज्म की जगह न्यूक्लियस कर दो, ज्यादा सही आंसर बन जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आई नहीं आई, सो रहे हैं बैठे बैठे, बताओ। हाँ न्यूक्लियस के अंदर लीनियर डीएनए होगा ना, यूकैरियोटिक है। नेक्स्ट और पूछो, 138 किसी ने इस ईयर जो क्वेश्चंस आए थे सेल के करके देख लिए, जो भी 2024 में आया था, क्वेश्चन बन रहे हैं वो इसी वाला, रीनीट और उससे पहला किए हुए नहीं हुआ तभी तो यहां है। मैं कह रहा हूं अब तू चैप्टर पढ़ रहा है तो दोबारा करके देख, तेरे को करा है वो, मैं मना नहीं कर रहा, पर वहां एक अलग वो था, सांप सीढ़ी चल रही थी ना वहां। ये वाला इसमें से कौन सा लगाएं। हाँ हाँ बोल, पॉइंट क्या है सुनो ध्यान से, जब कोई चैप्टर कंप्लीट करते हो, आपने किया हुआ है मानता हूं, स्कोर नहीं आ रखा है, तो क्या होता है कि जब आपने पहले किया था एग्जाम में और अब में आप ये देखो कि क्या कितनी आसानी से आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, एक बार उन्हें देखो जरूर, खासकर लास्ट के 2 साल के 2 पेपर इस बार हुए हैं, एक जो पिछला था, आपको समझ में आएगा कि किस तरह का पेपर आ रहा है। ठीक है,
हाँ और बोलो। 138। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन टू एडजेसेंट एनिमल सेल टू कनेक्ट। एनिमल सेल को कौन कनेक्ट करेगा? प्लाज्मोडेस्माटा थोड़ी आएगा, गैप जंक्शन आएगा। एनिमल सेल लिखा है, प्लांट नहीं लिखा। 140 से 150। काइनेटोकोर इज रिक्वायर्ड फॉर, बेटा उनको अलग करने के लिए चाहिए, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स पोल। 143। इन जर्मिनेटिंग सीड, याद कर लो बच्चे, जो सीड होते हैं जिसमें मतलब ऑयल होता है, ऑयल वाले सीड कौन कौन से हमारे पास? एक कैस्टर है, ठीक है, सनफ्लावर में भी ऑयल हो सकता है, सही है। तो जिनमें ऑयल सीड होता है उसमें एक ऑर्गेनल होती है ग्लाइऑक्सिजोम, सही है, ये नाम याद कर लेना। ये एक तरह की माइक्रो बॉडी है। क्या है? माइक्रो बॉडी। चले आगे और पूछो। क्या है भाई बाहर? अच्छा मुझे दे दीजिए एक बार। हाँ बोलो जल्दी से। 144। वैक्यूल इन अ प्लांट सेल लैक मेम्ब्रेन एंड कंटेन एयर। प्लांट सेल में गलत है ये, लैक मेम्ब्रेन वाला गलत है। स्टोरेज प्रोटीन एंड लिपिड, फोर्थ आएगा आंसर। लिपिड प्रोटीन क्यों स्टोर करेगा? आयंस वगैरह स्टोर करता है पानी, सही है, ठीक। 144। और कोई? इंटरमीडिएट फिलामेंट, पता नहीं, मान लो सॉलिड लिख सकते हैं, वो सॉलिड वाली वर्ड गलत है वहां पे, मैंने खाली नैनोमीटर बदला था। हाँ वैसे होना नहीं चाहिए सॉलिड। हाँ 160। द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन बोथ इन क्लोर, बेटा एटीपी बनने के तरीके को माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्मिक केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं। 145। द टू सब यूनिट ऑफ राइबोसोम रिमेन यूनाइटेड, मैग्नीशियम की वजह से जुड़ता है बेटा, है। क्रिटिकल आयन का क्या मतलब है? छोड़ना, क्रिटिकल आयन का मतलब कम से कम होनी चाहिए कंसंट्रेशन। कोई काम करने के लिए आयन की एक मिनिमम कंसंट्रेशन होती है, वो कह रहा है वो। आयन कौन सा चाहिए? हाँ भाई और बोलो। 150। हो गया तुम्हारे डाउट बस। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस बेटा प्रोटॉन के लिए होती है, फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस एटीपी बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, कहां पढ़ेंगे हम लोग? फोटोसिंथेसिस में। और बोलो 150 है 160। 159। विच ऑफ द फॉलोइंग है? 159 159 ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल नॉट बी कॉमन टू माइटोटिक इन हायर प्लांट? हायर प्लांट की बात कर रहा है, हायर प्लांट में सेंट्रियोल नहीं होते, फर्स्ट आएगा। और कोई? फीचर ऑफ सेटेलाइट क्रोमोसोम, डार्क स्टेन नहीं होगा। प्रेजेंट ऑन टीलोमियर सही है, ऑन ऑल क्रोमोसोम गलत है। थर्ड आंसर है 157 का। क्या? हाँ प्लांट में सेंट्रियोल नहीं होता। एक्चुअल में क्या है, कुछ एक कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि जो लोअर प्लांट रहते हैं क्लोमेडोमोनास वगैरह, उनमें होता है सेंट्रियोल, पर ये हमें याद नहीं करना है। बुक में क्या लिखा हुआ है? मोस्ट लिखा है ना, मोस्ट प्लांट नॉट हैव सेंट्रियोल, ऐसा कुछ लिखा है ना, तो वो उसकी बात नहीं कर रहा। हम एक्सेप्शन नहीं पढ़ाते ना बेटा इतनी ज्यादा, तू मैक्सिमम प्लांट याद रख बस। वन। चलें आगे, आज पढ़ते हैं आगे। अब बिसाइड गिवन आउट सेक्रेटरी वेसिकल गोल्गी अपरेटस क्या काम करेगा भाई? सेल प्लेट बनाता है। सेल प्लेट ड्यूरिंग 173। गैस वैक्यूल इज इंक्लूजन बॉडी एज इट मेम्ब्रेन प्रोटीन की होती है गैस वैक्यूल की, याद रख ले, ठीक है। चलिए आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। जिसके डाउट होंगे बाद में पूछेगा, क्योंकि आप लोग काम नहीं करके लाए हो आज। यदि आपको और असाइनमेंट चाहिए तो कृपया करके टाइम से असाइनमेंट सॉल्व किया करो, नहीं तो असाइनमेंट नहीं दूंगा मैं उस बच्चे को, ठीक है ना। हाँ और मेरे ख्याल से कितना 50 पैसे कॉपी लगता है ना आपको? 50 पैसे तो लगता है एक कॉपी कराने में, है? तुम्हारी शक्लें ही ऐसी है, बेवकूफ समझते हैं तुम्हें। कहीं खोजो 50 पैसे होता होगा ना। मैं मान ही नहीं सकता। एक इसका अगले वाला साइकिल है ना, अगले दोबारा नहीं आएगा, एक साइकिल में दोबारा घूम के आएगा ना, तो इसके खत्म होने से लेके अगले वाले के शुरू होने के, अभी करा रहा हूं मैं, आ रहा हूं उस पर।
हेडिंग डालो बेटा, फेजिस पढ़ रहे हैं तो फिर पीडीएफ से कर लिया करो, मत प्रिंट कराओ उसे। हेडिंग डालो बेटा, हेडिंग डालो, पीडीएफ से कर लिया करो बेटा। फेजेस ऑफ सेल साइकिल करके पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? इसी को स्टार्ट किया था ना हमने, क्या दिखा था उसमें? इंटरफेस की बात करी थी नहीं, G1S G2 की बात करी थी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो। ये क्यों बंद हो गया भाई? ऑन हुआ है, अच्छा। हेडिंग डालो, फेजेस ऑफ सेल साइकिल, जल्दी करें। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या इसमें पढ़ना है हमें, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास टाइम पीरियड फॉर डिफरेंट फेजेस। हमें अलग अलग फेजेस के टाइम पीरियड की बात करनी है। फिर सेकंड हमने पढ़ना है फीचर। ये लिखा था हमने क्या? ये लिख चुके हैं? फिर रुको, आगे स्टार्ट करते हैं। अरे लिखा तो है फेजेस के बारे में, टाइम, हाँ ठीक तो है, लिखा हुआ है। तुम लोग सोए रहते हो क्या क्लास में? आधा तो सोया रहता है सब। पता नहीं डॉक्टर कैसे बनोगे तुम लोग। हाँ वहां भी सोते रहना बेटा, पेशेंट आएगा नहीं तुम्हारे पास तो मस्त सोना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे रुक जा बस, हेडिंग डाल लो, फेजेस ऑफ सेल साइकिल, आगे बढ़ रहे हैं। लिख लो बस, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। कोई जो है यही है। सुनो ध्यान से, हमारे पास क्या है बेटा, हम सेल साइकिल को दो फेजेस में डिवाइड कर रहे हैं, टू इंपॉर्टेंट फेजेस में डिवाइड कर रहे हैं। इंटरफेस, अब यहां पर एक बच्चा कंफ्यूज रहेगा, सर कल तो आपने एम फेज और इसमें डिवाइड किया था। एनसीईआरटी ने ऐसे किया हुआ है। टू इंपॉर्टेंट फेजेस हैं, सबसे पहला है एम फेज जिसमें एक्चुअल सेल डिवीजन होती है, और दूसरा हमारे पास क्या है, इंटरफेस। दूसरा क्या है हमारे पास, इंटरफेस। इसको हम एम फेज कह रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में बताना स्टार्ट कर रहे हैं। पहले यहां पर इसके बारे में बताना स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, एम फेज हो गया। एम फेज का एक और नाम, अनदर नेम क्या है बेटा, माइटोसिस। क्या है, माइटोसिस। इसमें क्या होता है, सेल एक्चुअली डिवाइड करता है। सेल क्या करेगा, एक्चुअली डिवाइड करेगा। यस, क्लियर है। ये क्या करता है, 5% टाइम रखता है किसका, टोटल सेल साइकिल का। टोटल सेल साइकिल का कितने परसेंट टाइम रखता है, 5%। इसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, डिवाइडेड इनटू टू फेज। ए, कैरियोकाइनेसिस। व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है। यस, और दूसरी हमारे पास क्या है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या डिवाइड करता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। सही है, ठीक। मेरी बात सुनो ध्यान से, ये सेल साइकिल बनाई हमने, ये एम फेज है। एम फेज को हम एक और नाम क्या देते हैं, माइटोसिस। इसमें सेल एक्चुअली डिवाइड करता है। ठीक है, ये 5% है टोटल टाइम ऑफ सेल साइकिल का। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास क्या है, कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। यहां तक समझ में आ रही है, क्लियर है, सही है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आप में से हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ा कम समझ आ रहा हो, रोक के पूछ लेना, क्योंकि मैं मानता हूं कि आपको ये कैरियो और साइटोकाइनेसिस पता होगा। कोई ऐसा है जिसको ये भी नहीं पता? नहीं पता? अब सुन ध्यान से, नहीं पता तो पूछना भाई। और असाइनमेंट ही बनाया उन्हें, बनाया है? ठीक है, सुन ध्यान से सुन। हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल साइकिल। सारे सुनो पहले, हम क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं सेल साइकिल। ठीक है, इस चैप्टर में क्या है, स्टार्टिंग में पहले सेल साइकिल को पढ़ाएगा, फिर माइटोसिस और मियोसिस समझाएगा।
सेल साइकिल को हम क्या करते हैं, अलग अलग फेजेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली चीज, फेज नाम का कुछ नहीं होता, हमने बदलाव को फेज का नाम दिया है। समझ में आ रहा है? सेल के अंदर दो जगह बदलाव मिलते हैं, पहला उसके साइटोप्लाज्म में, दूसरा उसके न्यूक्लियस में। कोई डाउट है? बोलो। ठीक है, तो पहला उसके साइटोप्लाज्म में और दूसरा उसके न्यूक्लियस में, दो जगह हमें क्या मिलते हैं, उसमें बदलाव मिलते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा कि हमने सेल साइकिल को दो बड़ी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक जिसमें सेल एक्चुअल में डिवाइड करता है, उसको सिर्फ एम फेज कहते हैं। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल सेल, जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि डिवाइडिंग सेल कहां कहां मिलते हैं, अगर आपसे कोई पूछे, तो प्लांट्स में, ये प्लांट है, तो प्लांट में मेरे पास यहां पर एक जगह है जिसको मेरिस्टेम कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेम कहते हैं। यहां पर मुझे डिवाइडिंग सेल्स मिलते हैं। सही है? अब सवाल ये उठता है कि डिवाइडिंग सेल्स जो मिलते हैं, मान लो मेरे पास ऐसे 100 सेल हैं, क्या 100 के 100 सेल हर वक्त डिवाइड कर रहे होते हैं? बिल्कुल कर रहा है, लेकिन होता क्या है कि डिवाइड कर, जैसे एक सेल डिवाइड किया है, उसके बाद दोबारा डिवाइड करने में भी उसको गैप लगेगा एक। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे एक सेल अभी डिवाइड किया, सुनना ध्यान से, एक सेल अभी डिवाइड किया, 24 घंटे में डिवाइड करता है, तो अभी डिवाइड किया, अगली बार डिवाइड वो 23 घंटे के बाद करेगा, 1 घंटे में डिवाइड होता है वो। समझ में आ रहा है? अगर एक सेल 24 घंटे में पूरी सेल साइकिल कंप्लीट करता है और 1 घंटे का उसका क्या होता है, एम फेज होता है। ये चीज समझ में आ गई? तो दोबारा अगले दिन जब वो डिवाइड करेगा तो 23 घंटे के बाद वो प्रोसेस स्टार्ट करेगा। मैं कह रहा हूं एक सेल साइकिल 24 घंटे में पूरी होती है और 1 घंटे में एम फेज पूरा होता है। इसका मतलब आज जो खत्म हुआ, समझ आ रहा है, उसके बाद कल वो दोबारा डिवाइड करना शुरू करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई सेल डिवाइड भी कर रहा है, वो हर वक्त एम फेज में नहीं होता है। ये समझ में आ रही है? तो काम किया इस बार, क्लास के बाद मिली तू मुझे, ठीक है? कल गाने सुन रहा था बैठ के, ठीक है? तुझे मैं आज गाने सुनाऊंगा, ठीक है? कौन सा फेवरेट है? गाने तो नहीं सुनता ना? और कोई सुनता है गाने? पुराने सॉन्ग्स किसको किसको पसंद? पुराने सॉन्ग सुनता है? पढ़ाई कर ले भाई। और कोई है जो पुराने सॉन्ग सुनने का शौक है? कोई कुछ सुनता तो नहीं है? बहुत बढ़िया। यही, इधर 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 भाई, सुन लो ध्यान से, मेरी बात सुनो ध्यान से, जो मैं बोल रहा हूं, प्लीज पेस पकड़ो सिलेबस का, बहुत जरूरी है इसको समय से खत्म करना, रिवीजन करना, ठीक है? तो ध्यान से रहा करो। दूसरी चीज क्या है, आप, हम लोग प्लान ऐसे करेंगे कि जो डाउट्स है ना, उसकी अलग से क्लास लगाए करेंगे, ठीक है? उसमें जिनको क्वेश्चन पूछना वही पूछे, जिनको पूछना है वही रुके ही। सही है बेटा? क्योंकि सबका टाइम भी वेस्ट नहीं करना। क्लियर? ठीक है, सही है, उस तरीके से करेंगे। अभी के लिए इस पे फोकस करते हैं। मैं आपको ये समझा रहा था कि जो सेल साइकिल होती है उसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि जो सेल डिवाइडिंग भी है ना, वो हर वक्त डिवाइड कर रहे होते हैं। पहली बात, जो परमानेंट सेल्स हैं वहां तो आपको कोई भी सेल नहीं दिखेगा जो एम फेज में होगा, सही है? लेकिन ये जो डिवाइडिंग सेल है ना, मेरिस्टेम कहते हैं इसे, यहां पर भी सारे सेल एम फेज में नहीं होते, क्योंकि एम फेज पूरी सेल साइकिल का सिर्फ कितना है, 5% है। समझ में आ रहा है? सिर्फ कितना है, 5% है। तो मैं अगर इन डिवाइडिंग सेल को भी देखूंगा ना, तो इसमें मुझे माइटोसिस देखने के लिए सेल खोजना पड़ेगा, कोई पर्टिकुलर सेल में हो रही होगी, जबकि वो सारे सेल ही डिवाइड कर रहे हैं। पर हो सकता है ना कोई जीवन में हो, कोई एस में हो, कोई जी2 में हो। सही है? क्योंकि आप सोचो ध्यान से, जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया था कि मान लो आप 24 घंटे की आपकी दिनचर्या है, उसमें से आप 12 घंटे सोते हो, ठीक है? 4 घंटे आप फोन चलाते हो टेबल पर बैठ के, ठीक है? और 3 घंटे आप कोई और काम कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, तो सिर्फ 2 घंटे आप पढ़ते हो। सही है? पूरे 24 घंटे में से सब मान लेते हैं, ठीक है? तो जब आपके पेरेंट आपके रूम में आएंगे, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप सोते हुए मिलो, क्योंकि दिन का एक बड़ा हिस्सा आप सोते हुए बिता रहे हो। ठीक है? ये आपके साथ भी हुआ है कि जब आप बहुत मक्कार थे तो कभी कभी जब पढ़ते थे, और अक्सर ऐसे पकड़े जाते थे जब नहीं पढ़ रहे होते थे, ठीक है? क्योंकि आप मैक्सिमम टाइम पे नहीं पढ़ते थे। ऐसे ही सेल के साथ है, अगर मैं सेल को देखूं अचानक से, तो उसके चांसेस हैं कि वो जीवन एस और जी2 में दिखेगा, जबकि वो डिवाइडिंग सेल है। समझ में आ रहा है? वो एम फेज में दिखे, इसके कम चांसेस हैं, क्योंकि टोटल 24 घंटे में से सिर्फ कितना समय बिता रहा है वो, 1 घंटा। क्लियर है?
तो इवन डिवाइडिंग सेल है तो वो मुझे एम फेज में हमेशा नहीं दिखेगा। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो सेल साइकिल में मेरे पास G1 S एंड G2 ये तीन फेजेस हैं, जो जिसको हम मिलाकर हम क्या नाम दे देते हैं? इंटरफेज। G1 S प्लस G2 इसको हम इंटरफेज कहते हैं। अब इंटरफेज एग्जैक्टली है क्या जरा देखते हैं। यहां पर एम फेज खत्म हुआ है, साइकिल फिर घूमी, फिर यहां पर दूसरा आ गया, ये इंटरफेज है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, व्हाट इज इंटरफेज? इट इज टाइम पीरियड या टाइम गैप किसके बीच में? बिटवीन टू सक्सेसिव डिवीजन। ठीक है, इट इज टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव डिवीजन। क्लियर है? सही है? ठीक है, तो हमारे पास क्या है? इट इज टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव डिवीजन। दो लगातार डिवीजन के बीच के टाइम गैप को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हैं। यहां डिवीजन शब्द का मतलब क्या है? एम फेज। यहां डिवीजन शब्द का मतलब क्या है? एम फेज। इसकी अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन लिखूं तो मैं लिखूंगा इट इज टाइम गैप बिटवीन एंड ऑफ वन एम फेज एंड स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट एम फेज। यस, बोलो, ये समझ में आया? इसके अंत और इसकी शुरुआत के बीच के गैप को हम क्या बोल रहे हैं? इंटरफेस बोल रहे हैं। यहां तक किसको नहीं समझ में आई बात? ये दोनों डेफिनेशन समझ में आ रही है? एनसीईआरटी ये वाली लिखती है सक्सेसिव डिवीजन के बीच में हम इंटरफेस कहते हैं। अब इंटरफेस में भी बेटा अगर आप ध्यान से देखो, सेल क्या कर रहा है? सेल इन इंटरफेस क्या कर रहा है? डीएनए डबल कर रहा है और प्रिपरेशन कर रहा है सेल डिवीजन की। क्या कर रहा है? प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन कर रहा है। वो ग्रोथ भी कर रहा है और साथ में क्या कर रहा है? ग्रोथ भी कर रहा है। ये सब इंटरफेज में हो रहा है। पर इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। रेस्टिंग फेज का क्या मतलब है जरा समझना, ध्यान से सुने बेटा, ध्यान से सुने। आप में से बहुत सारे लोगों को घर में अगर बोला जाए कि 2 घंटे बैठे रहो चेयर पे और बगल में बेड पड़ाओ मस्त एकदम, तो आप 15 मिनट आधे घंटे में जाके वहां पे लेट जाओगे। ठीक है? यदि आपको किसी लाइन में खड़ा कर दिया जाए आधा पौना घंटा, तो चेयर दिखेगी तो आप बैठ जाओगे। ठीक है? तो आप सीधे खड़े हो किसी लाइन में तो चेयर मिलना अच्छी बात है, बढ़िया फील होता है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि G1 S G2 में ऐसा नहीं कि कुछ हो नहीं रहा है, हो रहा है, पर एज कंपेयर टू M उतने बड़े बदलाव नहीं है। कंपेरेटिव होता है रेस्टिंग। यहां पर रेस्टिंग का मतलब क्या है कि M के कंपैरिजन में G1 S और G2 रेस्टिंग मान रहे हैं क्योंकि बहुत बड़े बदलाव नहीं हो रहे। समझ में आ रहा है? इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज कहते हैं। रेस्टिंग फेज क्यों कहते हैं बेटा? नॉट बिग चेंजेस अकर कंपेयर टू एम फेज। बहुत बड़े बदलाव नहीं होते, है ना? जैसे मैं बोल रहा हूं ना कि आपको खड़े हो तो बैठना अच्छा लगेगा, बैठे हो तो सो जाना अच्छा लगेगा, है ना? कंपेरेटिव है आपस में, है ना? सही है? ठीक है, अब जरा इसमें आते हैं कितना परसेंट टाइम लेता है? 95% टाइम लेता है। ठीक है, मोर देन 95% टाइम लेता है। ठीक है, तो मोर देन लिख ले, कोई बात नहीं, पर ठीक है, लगभग 95% टाइम लेता है। क्लियर? अब ठीक है, सही है। इंटरफेज इन तीनों को मिला के कहते हैं। क्या इंटरफेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है? यस, डीएनए रेप्लिकेशन होती है। क्या इंटरफेज में ग्रोथ होती है? यस। क्या सेल डिवीजन होती है? हाँ, नहीं होती। ठीक है, सेल डिवीजन किस में होती है? एम फेज में होती है। सेल साइकिल सेल डिवीजन में फर्क समझ में आ रहा है? ठीक है, किसका सबसे ज्यादा टाइम है? इंटरफेज, सेल साइकिल और एम फेज? सेल साइकिल, इंटरफेज, एम फेज, किसका टाइम ज्यादा है? सेल साइकिल, फिर इंटरफेज, फिर एम फेज। ठीक है, क्लियर? बेटा टाइम तो कुछ और प्रोसेस के लिए, चेंजेस दिखते नहीं है,
हो रहा है, पर उतने आसानी से दिखते नहीं है साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस में। एम फेज में तो काफी बड़े चेंजेस होते हैं, क्रोमोसोम में चेंज आता है, साइटोप्लाज्म में चेंज आता है, न्यूक्लियस में चेंज आता है। लिख लिया सबने? एनसीईआरटी पढ़ो, जिन्होंने लिख लिया जल्दी करेंगे, आगे चल रहे हैं। लिख लिया? नोट करो बेटा, जल्दी से आगे चलेंगे। तुम्हारी क्लास 12 बजे तक है आज? 4 बजे तक किसकी है? हैं? 2 घंटा गैप है? क्यों गैप है तुम्हारा? अच्छा, उसके बाद आपकी वो भी तो है मर्ज करके फिजिक्स। फिजिक्स तो एक्स्ट्रा क्लास है ना? अच्छा, लिख लिया? अरे लिख लिया करो यार बच्चे, पूछ। अभी कर रहे हैं ना, टाइम वाला टॉपिक तो कर रहे हैं, टाइम वाला टॉपिक कर रहे हैं बेटा। चलो, हाँ बेटा बोल। है बेटा, जी नोट इसी में आएगा, अभी अभी कर रहे हैं जी नोट को। जीवन के पास में मैं अभी तेरे को सारी चीजें प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा, अभी जी नोट इसमें मत डाल, है ना? चलें भाई आगे, चलो। हम लोग क्या करेंगे बेटा, टाइम पीरियड की बात करेंगे। जो लिख लिया लिख लो जल्दी से। चलिए, हेडिंग डालो, टाइम पीरियड फॉर डिफरेंट फेज। चलो भाई आ जाओ, टाइम पीरियड फॉर डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ठीक है? यस। अब सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। हमारे पास ये सेल साइकिल है, ठीक है? मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उसको समझना। हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन सेल, और वो भी हम ले रहे हैं कल्चर में। कल्चर क्या होता है? मीडियम में। कल्चर का मतलब होता है मीडियम। ये हमने ह्यूमन के सेल बना दिए कल्चर में। सबको दिख रहा है? ठीक है, ये ह्यूमन सेल है कल्चर में। ये कितने डिवाइड में, कितने सेल टाइम में डिवाइड कर रहा है? 24 घंटे में। कल्चर का मतलब होता है आर्टिफिशियल मीडियम, उसको इन विट्रो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन विट्रो। जो बच्चे बेटा ध्यान से सुने इस बात को, इन विट्रो बोलते हैं। तो ये कल्चर में है, ह्यूमन सेल इन कल्चर। और ह्यूमन सेल इन कल्चर जिसे इन विट्रो कह रहे हैं, इसमें टोटल आपको समझना पड़ेगा, इसमें टाइम लगता है लगभग 24 घंटे का। अब मैं यहां पर कुछ चीजें बताऊंगा और बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये आपके काम का है। ठीक है? एक एक टॉपिक है इकोलॉजी में, उसको कहते हैं वो प्रोटो कॉपरेशन, या कोई शायद और टॉपिक। एक बर्ड, जब जैसे क्रोकोडाइल मुंह खोलता है ना, तो उसके दांत में से बर्ड होती है, कुछ खा जाती है। ठीक है? पढ़ा है तूने टॉपिक वो? नहीं पढ़ा? इधर ध्यान दो बेटा, ऐसे मुंह ना खोलो, ऐसे ठीक नहीं लग रहा है। ये इधर आओ, इधर ध्यान दो। तो सुबह सुबह तुमको बासी आती रहती है, पता नहीं कैसे बच्चे हो यार, है ना? है? हाँ ठीक है, इधर ध्यान दो। आज तो मैच भी है ना, फाइनल।
बहुत पिटाई करूंगा, पढ़ लो। इधर देखो, इधर ध्यान सुनो। क्या हुआ था 1951, सुन लो कहानी, पूरी कहानी है। 1951 में, 1951 में, पूरी बात सुनेंगे। 1951 में एक लेडी थी, उसका नाम था हेनरिटा लैक। ठीक है, उसको सर्विक्स कैंसर हुआ था और उसकी डेथ हो गई थी। तो उसके जो कैंसर के सेल थे, जैसे कैंसर को पता करने का तरीका होता है, उसकी बायोप्सी वगैरह होती है, तो उसके जो कैंसर के सेल्स थे उनको लिया गया, उस पर कुछ रिसर्च करी गई। तो ऐसा पाया गया कि उनके जो कैंसर के सेल्स थे वो बिना मतलब किसी उसके प्रॉब्लम के आसानी से मीडियम में अगर खाना मिल जाए आसानी से डिवाइड करते थे। तो उन सेल्स का नाम रखा गया हीला सेल्स, उसके नाम पे, हीला, HELA, हीला सेल्स। वो हीला सेल्स आज भी कैंसर की रिसर्च में जनरेशन बाय जनरेशन उसको ग्रो करके यूज करते हैं, और वो आज भी यूज करते हैं। कुछ दिन पहले उसकी फैमिली के लोगों ने ऑब्जेक्शंस ऐसा किया था, पर उसका रीजन ये दिया गया कि उस समय कुछ ऐसे लॉ ही नहीं थे कि आप किसी से परमिशन लो। जब वो लॉ ही नहीं था तो कोई मतलब बनता नहीं। तो अभी भी बहुत बड़ी रिसर्च उन्हीं सेल्स में चल रही है जो आज से 70 साल पहले रख कर उनको डिवाइड किया गया था। तो ऐसा ही एक सेल, अगर हम बात करें, कल्चर का मतलब होता है मीडियम। ये हो सकता है उस सेल के रेफरेंस में बोल रहा हूं, क्योंकि पॉइंट ये है कि अगर मैं ह्यूमन सेल की बात करूं तो कुछ सेल्स बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं और कुछ सेल धीरे डिवाइड करते हैं, या कुछ सेल डिवाइड ही नहीं करते। तो अलग अलग, ध्यान सुनेंगे, एक ही ह्यूमन के दो अलग अलग सेल का टाइम अलग हो सकता है। समझ में आ रहा है? दूसरा, ह्यूमन और हाइड्रा, ह्यूमन और स्पॉन्ज, ह्यूमन और काऊ, इनके अंदर टाइम अलग हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमने एक टाइम ले लिया ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल हमने किस में लिया? कल्चर में। वो कितने टाइम में डिवाइड हो रहा है? 24 घंटे का टाइम है उसका सेल साइकिल का। समझ में आ रहा है? जिसमें जिसमें अगर मैं 24 घंटे की बात करता हूं सेल साइकिल की, आने के चांसेस कम है सेल साइकिल की, उसमें एम कितना है? एम फेज है 1 आवर। जीवन फेज कितना है? 6 to 8 आवर, नहीं, 8 से 12 घंटे। यस। एस फेज 6 से 8। अब आप टाइम देख लो किसको कितना टाइम मिला हुआ है। और G2 फेज कितना है? 3 से 4 घंटे। तो ये लगभग टाइम है। तो अगर टाइम वाइज देखो, आप टाइम वाइज देखो तो सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है मेरे पास? जीवन है, फिर एस है, फिर G2 है, फिर एम है। ये टाइम के अकॉर्डिंग है। ये किसके अकॉर्डिंग है? टाइम के अकॉर्डिंग। यस, अकॉर्डिंग टू टाइम। अब एनसीईआरटी ने बोला है कि जो हमारे पास ईस्ट सेल होता है, ईस्ट क्या है? फंजाई है। याद रखना बेटा, ईस्ट का एक और नाम सैकेरोमाइसीज है, जो हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। इसका टाइम दे रखा है 90 मिनट। ध्यान से देखना, 90 मिनट को 1.30 आवर भी बोलते हैं। सही है? अगर मैं ऊपर वाले डिटेल के हिसाब से जाऊं, ऊपर वाली डिटेल के हिसाब से जाऊं, तो 90 मिनट में से लगभग आप सोच सकते हो 80 मिनट से ज्यादा टाइम इंटरफेज में लगेगा, है ना? 80 मिनट से 85 मिनट से ज्यादा टाइम किस में लगेगा? इसमें। तो एम फेज लेस देन 5 मिनट का होगा। एम फेज इसमें कितना होगा? लेस देन 5 मिनट का। ये बात समझ पा रहे हो? अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर? वो ये है, नोट में लिख रहे हैं कि अलग अलग टाइप का सेल, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल of same organism have different duration of cell cycle। अब यहां पर एक टॉपिक बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनेंगे। तो सेल साइकिल का ड्यूरेशन अलग अलग हो सकता है। सही है? सेम ऑर्गेनिज्म में। क्लियर है? और सेल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। यस? अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? उनका भी क्या होगा? ड्यूरेशन डिफरेंट होगा। ड्यूरेशन क्या होगा? डिफरेंट होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उसको बताना। एक एंजाइम है, वो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। डीएनए पॉलीमरेज की बात नहीं कर रहा हूं। जब डीएनए डबल करवाना होता है तो उसकी जरूरत पड़ती है। किन सेल्स में उसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी? जो तेज डिवाइड करेगा या स्लो डिवाइड करेगा?
वाह, क्या बात बताई। जब एंजाइम, मेरी बात समझ, अच्छा दोबारा दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। हमारे पास एक डिजीज होती है जिसमें वो डिजीज उन सेल्स में दिखती है जो जो WBC हैं, लिम्फोसाइट वगैरह है, ठीक है। उसका नाम है हमारे पास एडिनोसिन डीएमिनेज की। एडिनोसिन डीएमिनेज किस लिए चाहिए होता है? किसी सेल को डिवाइड करने के लिए चाहिए, मतलब सेल को डिवाइड करने के लिए, मतलब डीएनए डबल करने के लिए चाहिए होता है। तो एडिनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी औरों में भी हो सकती है, पर वो उसमें क्यों दिखती है? क्योंकि वो तेज डिवाइड करता है। जब आपको कोई डिजीज होगी तो सबसे ज्यादा तेजी से कौन बढ़ते हैं? WBC बढ़ते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अचानक से बढ़ते हैं। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी एंजाइम की, तो वो उन सेल में सबसे पहले पता चलेगी जिसमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये चीज समझ में आ रहा है मेरे को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? बोलो, ये चीज समझ में आ रहा है? तो मैं उसी से रिलेट करके बोल रहा हूं आपको कि हमारे पास अलग अलग वो है, मतलब ड्यूरेशन अलग अलग होती है। हमारी बॉडी में WBC कई बार बहुत फास्ट डिवाइड करते हैं, समझ में आ रहा है? न्यूरॉन्स बिल्कुल डिवाइड नहीं करते, हार्ट सेल लगभग नहीं डिवाइड करते। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है? तो उसके हिसाब से सेल साइकिल होती है, लेंथ। क्लियर? दूसरी बात, सबसे ज्यादा टाइम जीवन फेज में क्यों है और सबसे ज्यादा वेरिएबल भी है? ये जो जीवन फेज है ना, इसमें मैक्सिमम टाइम है और ये वेरिएबल भी है। व्हाट इज वेरिएबल? हाँ, मतलब बहुत टाइम वेरिएबल है इसका। ऐसा क्यों है? हाँ, इसकी याद रखना, इसका टाइम वेरिएबल क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होती है? ग्रोथ होती है। ध्यान से सुनो बेटा, इसमें ग्रोथ होती है। ग्रोथ के लिए दो चीजें चाहिए। ग्रोथ के लिए एक तो बाहर से कुछ चाहिए, प्लस इंटरनल रिक्वायरमेंट है। ये बात समझ में आ रही है? एक्सटर्नल और इंटरनल रिक्वायरमेंट है। तो मैं आपको एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, मेरी बात सुनो ध्यान से। इस पूरी सेल साइकिल में सबसे ज्यादा बड़ा फेज जीवन है और सबसे ज्यादा वेरिएशन 8 से लेके, बोर्ड पे ध्यान रखो, 8 से लेके 12 घंटे की मेरे पास किसकी है? जीवन की है। उसका रीजन ये है कि अगर खाना होगा तो जल्दी ग्रो करेगा, खाना नहीं होगा तो स्लो ग्रो करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जीवन फेज एक ऐसा फेज है जो बाहर से खाने पर भी निर्भर करता है। तो अगर सेल को खाना मिलेगा तो जल्दी ग्रो करेगा, खाना नहीं मिलेगा तो स्लो ग्रो करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए जीवन फेज का टाइम देख रहे हो कितना वेरिएशन है, 4 घंटे का वेरिएशन दिखा रहा है, इवन ज्यादा भी हो सकता है। तो कोई भी चीज अगर बाहरी कंडीशन पर निर्भर करती है तो उसमें वेरिएशन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो जीवन SG2M में से सबसे ज्यादा ग्रोथ जीवन में होती है। ग्रोथ के लिए मुझे बाहर से भी खाना चाहिए, इंटरनल ग्रोथ के लिए। अगर मैं बाहर पर निर्भर हूं तो उसके मिलने और ना मिलने के चांसेस हाई हैं। इसीलिए जीवन का टाइम सबसे ज्यादा वेरिएबल होता है। किसको नहीं समझ में आई बात? पूछो। इसका यह मतलब है कि स्पीशीज वाइज सेल साइकिल वेरी करती है, स्पीशीज वाइज। ये कॉमन लिया गया है ह्यूमन में कैंसर सेल का, जो कल्चर में ग्रो करते थे। हाँ हाँ, ठीक है, नोट कर लो एक बार। पूछो। लिख नहीं रहा बेटा तू? लिख नहीं रहा? क्या हो गया? परेशान है? ठीक सब है? हॉस्टल नहीं मिला? अभी मिल गया? हॉस्टल का एक अलग ही दुख है नहीं? हाँ, एक अलग लड़ाई है वो। हाँ, वो चलती रहेगी। नहीं ठीक है बेटा, उससे तुम्हें मजबूत बना रहे हैं, है ना? अभी तुम्हें खाना मिल नहीं रहा है, जब तुम बड़े हो जाओगे खा नहीं पाओगे, है ना? समय नहीं मिलेगा, और बूढ़े हो जाओगे फिर नहीं मिलेगा खाना, है? नहीं, अभी तो खाना मिल नहीं रहा है, बड़े हो जाओगे समय नहीं मिलेगा,
और बूढ़े हो जाओगे फिर खाना मिलेगा नहीं, है ना। जैसे तुम्हारे काम है वैसे बच्चे तो तुम्हारे देंगे नहीं खाना तुम्हें, है ना, दौड़ा है। हाँ, इसके भी बहुत हाई चांसेस हैं। क्योंकि तुम 40 साल में जाके अभी पहले पीएमटी दोगे, फिर आईएएस वाला भी देना है, फिर वो एज निकल जाती है तो बीपीएससी पे आओगे, है ना। 42 साल में तहसीलदार बनोगे जाके। कर लो, लिखो इसे, है ना। दरोगा बनना है, इसको बताइए भाई को, है बेटा। इन विट्रो का मतलब होता है अगर कोई चीज लैब में ग्रो करते हैं ना, लैब में मतलब इन लैब कंडीशन, लैब कंडीशन समझ में आता है, नेचुरल से बाहर, उसे इन विट्रो कहते हैं। और अगर नेचुरल कंडीशन को क्या बोलते हैं, इन वीवो। सही है, इन वीवो, VIVO। वीवो का फोन आता है ना, वही वाली स्पेलिंग है। आता है नहीं आता है। नोट वाली लाइन है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल सेम ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल होगा। मतलब तेरे स्किन सेल में, तेरे न्यूरॉन्स में अलग अलग टाइम होगा, और दो अलग अलग स्पीशीज में तो अलग है ही, तेरा और हाइड्रा का टाइम अलग है सेल का। ठीक है बेटा, मैं ये लिख रहा हूं कि ग्रोथ जो है ना वो डिपेंड करती है, ठीक कर देता हूं, ग्रोथ डिपेंड करती है किस पर, डिपेंड ऑन ऑन बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंडीशन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंडीशन। अगर फूड नहीं होगा, इफ लेस फूड, तो क्या होगा, ग्रोथ स्लो हो जाएगी। यस, ग्रोथ क्या हो जाएगी, ग्रोथ स्लो हो जाएगी, और उससे क्या होगा, जीवन का टाइम बढ़ जाएगा। यस, नहीं है, ठीक है, अब समझ में आ रहा है। देख एक चीज समझ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी फेज इंटरनल पे डिपेंड ना हो, जीन्स तो है ही ना। समझ आ रहा है, जो G2 है ना, एस फेज G2 और M, वो एक्सटर्नल पे डिपेंड ही नहीं करता। वो एक बार सेल ने ग्रो कर दिया ना, और एक बार वो एस फेज में एंटर कर गया, फिर उसको फर्क नहीं पड़ता बाहर क्या हो रहा है, फिर वो डिवाइड ही करेगा। जो मेन फेज है जो बाहर की कंडीशन पे डिपेंड करता है, वो कौन सा है, जीवन फेज। इसलिए उसका टाइम बहुत अजीब सा है। ठीक है, लिखो जल्दी, पूछो और पूछो, कुछ पूछना चाह रहा है कोई, जल्दी पूछो। हाँ बेटा, है जो इसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता उसमें ग्रोथ पूछ रहा है। बेटा कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म ही नहीं होगा, जैसे मान ले सिंगल सेल है तो उसमें तो डिवीजन होनी ही चाहिए ना। कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसमें तो डिवीजन होनी चाहिए, बता जल्दी। नहीं होनी चाहिए, है जी नोट फेज सेल साइकिल का पार्ट है, हाँ होना चाहिए। सेल साइकिल का मतलब कोई भी सेल। अभी मैंने जी नोट पढ़ाया नहीं, उसको इसमें मत घुसा। क्या होगा, मैं कुछ बताऊंगा फिर उसका क्रॉस क्वेश्चन में कुछ फायदा नहीं होगा। अभी करें बेटा आगे, चलो हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, चेंजेस अकर इन डिफरेंट फेजेस। जल्दी करेंगे बेटा, अलग अलग फेजेस में क्या क्या चेंजेस होते हैं। चलो सबसे पहले, सबसे पहले हम बात करेंगे किसको लेके, जीवन फेज में। ठीक है, क्या क्या होता है जीवन फेज में, कौन बताएगा। सबसे जरूरी हमने बताई ग्रोथ, M है, जीवन है, G2। यहां पर जो सेल है उसमें ग्रोथ हो रही है सबसे पहले। हाँ देखो इधर देखो बेटा, सबसे पहले जीवन फेज में क्या हो रही है, ग्रोथ अकर।
ठीक है, ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? फॉर ग्रोथ दो चीजें चाहिए, एक तो मुझे एंजाइम चाहिए, नहीं चाहिए एंजाइम, चाहिए होते हैं, बिना उसके नहीं होगा ग्रोथ। दूसरा मुझे न्यूट्रिएंट चाहिए, दूसरा मुझे क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट चाहिए। तो अगर मुझे एक एंजाइम चाहिए, उसके लिए मैं करूंगा ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनाना। ट्रांसलेशन क्या होता है? आरएनए से प्रोटीन बनाना। मेरी बात सुनो ध्यान से, सब सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आपको यह समझना है कि जीवन फेज में क्या करते हैं। जीवन फेज में मुझे सेल को ग्रो कराना होता है। अगर मुझे सेल को ग्रो कराना है तो उसके लिए दो चीजें चाहिए होती है। सेल खुद से एंजाइम बनाए ताकि न्यूट्रिएंट्स को यूज कर सके, बिना एंजाइम बनाए वो चीजों को यूज नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले उसको क्या चाहिए बेटा? एंजाइम चाहिए। दूसरा उसको क्या चाहिए बेटा? दूसरा उसको क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए। सही है, तो न्यूट्रिएंट्स वो बाहर से लेगा। सही है, ये कहां से चाहिए? आउटसाइड से चाहिए। अब वो अंदर क्या करेगा? खुद से क्या करेगा? खुद से एंजाइम बनाएगा। मतलब एंजाइम कैसे बनता है, इधर समझो ध्यान से। मेरे पास ये डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनाने को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनाने को क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनाने को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस। तो डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनाने को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो बुक में एनसीईआरटी में लिखा है कि यह काम G2 में होता है, पर कोई भी ग्रोथ बिना एंजाइम बनाए नहीं होगी। तो G1 और G2 दोनों में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बनाना, ट्रांसलेशन मतलब आरएनए से प्रोटीन बनाना, और प्रोटीन का मतलब है यहां पर एंजाइम बनाना, सो दैट हम किसको यूज कर सके? न्यूट्रिएंट को यूज कर सके। सही है। तीसरी बात हम यहां पे लिख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा। क्या होगा? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी। अब जरा यहां पर एक चीज देखेंगे, एक चित्र को देखें सारे बच्चे। ये डायग्राम है और ये डायग्राम है, इसका ये न्यूक्लियस है। ध्यान से सुनो, न्यूक्लियस का वॉल्यूम मान लो, वॉल्यूम की बात करते हैं, 5 है। साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम मान लो 10 है। ये वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं। अभी न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो है 5 है, साइटोप्लाज्म मान लो 20 हो गया। अब मुझे बताओ कि जब साइटोप्लाज्म बड़ा है, उसकी वजह से न्यूक्लियस अपोन में साइटोप्लाज्म की रेशियो इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? ये दिख रहा है सबको? ये रेशियो दिख रही है सबको? डिक्रीज हो रही है? बता भाई, गणित लगाइए। न्यूक्लियस N, साइटोप्लाज्म C, ये आ रहा है 5/10। यहां N 5, C 20, तो ये आ रहा है 1/4। साइटोप्लाज्म बढ़ने, समझ में आ रहा है? तो ये रेशियो क्या हो गई? डिक्रीज। जब सेल डिवाइड करेगा तो ये रेशियो बढ़ेगी घटेगी? सेल डिवाइड करेगा, अगर डिवाइड करने के बाद ये वापसी ऐसा बन गया तो रेशियो बढ़ गई? अरे रेशियो बढ़ गई नहीं बढ़ गई वापसी? तुम्हारा चिड़िया क्यों उड़ रहा है सर पे, बताओ? नहीं समझ में आया? अच्छा सुन ध्यान से, ये वाली बात समझ में आई है? जब इसको डिवाइड करके मैं 2 सेल बनाऊंगा जिसपे न्यूक्लियस 5 है और साइटोप्लाज्म 10 है, तो इससे जब वापसी ऐसा बनाऊंगा तो रेशियो फिर से 1/2 हो गई, बढ़ गई ना? उसको बढ़ना नहीं कहते, रेस्टोर करना कहते हैं। रेस्टोर का मतलब समझो, इधर देखो, ये पेन है, इधर देखो भाई, पेन है, ये टूट गया, ऐसे मोड़ दूं टूट जाए, मैं वापसी ठीक कर दूं। तो जब ग्रोथ हुई थी तो ये रेशियो घट गई थी। जब मैंने सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाऊंगा एम फेज में, तो ये रेशियो वापसी रेस्टोर हो जाएगी ना, सही हो जाएगी। अरे बोलो, तो या तो लिखा होगा क्वेश्चन में इंक्रीज हो जाएगी, या क्या लिखा होगा? रेस्टोर हो जाएगी। सही है? बोलो, इनमें से कोई एक बात लिखी रहेगी। तो ये वाली बात समझ में आई? न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म रेशियो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अगला कहानी, अगला कहानी सुनिए ध्यान से। सबसे ज्यादा म्यूटेशन एम फेज, G1S और G2 में से किस फेज में होती है? G1 में। रीजन सुन लो क्यों, रीजन सुनना क्यों।
जैसे क्या होता है, सबसे पहले म्यूटेशन, कैंसर का एकमात्र कारण है म्यूटेशन। म्यूटेशन कराने वाले कारकों, तत्वों को हम नाम देते हैं म्यूटाजन। क्या नाम देते हैं? म्यूटाजन। ठीक हो गई बात? ठीक है। हम यहां पर ये समझा रहे हैं आपको कि म्यूटेशन होने के लिए क्या जरूरी होता है कि कोई कोशिका, कोई सेल अधिक समय के लिए किसी भी चीज के कांटेक्ट या संपर्क में आए। सही है? जितनी ज्यादा देर के लिए आएगा उतनी ज्यादा म्यूटेशन होने के चांसेस ज्यादा है। तो सेल साइकिल में सबसे ज्यादा समय किसके पास है? जीवन फेज के पास। तो सबसे ज्यादा म्यूटेशन होने के चांसेस भी वही है। समझ में आया? समय ज्यादा है तो वही है। ये चीज क्लियर है? तो होता क्या है कि अगर डीएनए में कोई म्यूटेशन हो गई और एस फेज में सेल को एंटर कराना है, ठीक है, एस फेज में क्या करते हैं? डीएनए को डबल करते हैं। और जीवन फेज में अगर कोई म्यूटेशन हो गई है, म्यूटेशन मतलब डीएनए में टूट फूट हो गई है, तो एस फेज में एंटर कराने से पहले डीएनए को ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो गलत डीएनए की, टूटे हुए डीएनए की कॉपी बनेगी। समझ में आया? बोलो। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि डीएनए डैमेज रिपेयर। डीएनए डैमेज रिपेयर। डैमेज का मतलब क्या है? म्यूटेशन अकर इन जीवन फेज। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? बोलो। ठीक है, क्लियर। अब आप अगर ध्यान से देखें शायद आप समझ पाए मेरी बात को। म्यूटेशन, कैंसर जो है, कैंसर म्यूटेशन से ही होता है, और म्यूटेशन बाहर से कोई चीज हमारे सेल को अफेक्ट करे तो ही होगा। यदि आप देखेंगे बहुत सारे कैंसर स्टार्ट कैसे होता है? माउथ, माउथ में चीजें बाहर की कांटेक्ट में आती हैं, एलिमेंट्री कैनाल का पाइप उसमें आती है, किडनी के भी कांटेक्ट में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं अगर उसे फिल्टर करना है। यस, समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे ऐसे, लंग्स, बाहर से चीजें कनेक्ट में आएंगी। कह रहे हैं ना, सिगरेट पीने से कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ, तंबाकू खाने से कुछ हो रहा है, या कुछ भी, जो भी चीजें, मेरी बात समझने की कोशिश करना। मोस्टली कैंसर वो जगह पे ज्यादा होंगे जो बाहर के संपर्क में आएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? बोलो। ठीक है, जैसे मान लो जो एक्सरे करते हैं लोग मशीन से खुद से, तो आप कब कांटेक्ट में आए? जब आपने एक या दो एक्सरे कराए। और जो डेली कर रहा है, अगर उसने कोई जैकेट या कुछ कवर नहीं लगाया, तो उसके म्यूटेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं। रीजन क्या है? वो डेली का एक्सपोजर में आ रहा है। ऐसे ही एक सेल है उसमें जीवन फेज आधा समय है, मतलब 50% के आसपास टाइम है। तो किसी भी सेल्स को अगर आप मान लो कोई केमिकल दोगे, कोई एक्सरे वगैरह लगाओगे, तो ज्यादा चांसेस क्या है कि सेल किस फेज में होगा? जीवन फेज में। तो इसलिए म्यूटेशन सबसे ज्यादा किस में होती है? जीवन फेज में। एस फेज में डीएनए डबल करते हैं। तो जब तक आप जीवन फेज में उसे ठीक नहीं कर लोगे, एस फेज में एंटर नहीं कराओगे। इसे ही चेक पॉइंट कहते हैं। चेक पॉइंट क्या होता है? ध्यान से सुनेंगे। चेक पॉइंट क्या होता है? हम किसी भी नेक्स्ट फेज में ना जाएं जब तक तैयारी स्टार्ट नहीं हो गई है, मतलब जब तक अगला फेज के लिए हम रेडी नहीं है। हम तब तक क्वेश्चन सॉल्व ना करें जब तक हमारी रिवीजन पूरी नहीं हो गई है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये चेक पॉइंट होना चाहिए, इसे ही चेक पॉइंट कहते हैं। तो जब तक जीवन फेज के सारे काम ना हो जाए, एस फेज में नहीं जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? बोलो। इसके लिए कुछ खास तरह की प्रोटीन सेल में होती हैं। जब तक वो प्रोटीन नहीं टूटती, एस फेज में सेल एंटर ही नहीं करता है। बात समझ में आई? सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ खास तरह की प्रोटीन्स होती हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं करने देती जब तक जीवन फेज में सारी तैयारियां पूरी ना हो जाए। इसे ही हम नाम देते हैं जीवन से एस में चेक पॉइंट। ये पहला चेक पॉइंट है। इसका मतलब ये हो गया कि सेल नॉट एंटर इनटू किसमें? एस फेज में, अंटिल ऑल प्रिपरेशन, या हम लिख सकते हैं डीएनए डैमेज रिपेयर ना हो जाए। ये बहुत जरूरी चीज है। सही है? डीएनए डैमेज रिपेयर नॉट अकर। ठीक है, जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको पढ़ाई जाएंगे खास तरह की प्रोटीन जिनको हम साइक्लिन कहेंगे।
ये पढ़ाई जाएंगी आपको। ये साइक्लिन क्या होती है? एक ऐसी प्रोटीन जो G1 फेज की है, एक ऐसी प्रोटीन जो S की है, जो एक ऐसी प्रोटीन G2 की, एक ऐसी प्रोटीन M की है। मतलब जब वो सेल जिस फेज में होगा ना, उस फेज की एक अलग प्रोटीन बन रही होगी। तो जो प्रोटीन एक पर्टिकुलर फेज में बन रही है और वो पूरी सेल साइकिल में ही बनती है, इसलिए उन्हें साइक्लिन कहते हैं। ऊपर से गया? हाँ बिल्कुल गया होगा, सुन लो ध्यान से, सुन तो लो पहले मेरी बात सुनो। मेरे पास क्या होता है, हर फेज की अपनी एक अलग प्रोटीन होती है। जब तक वो प्रोटीन है वो अगले फेज में जाएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है, सेल को जीवन से एस में भेजने से पहले उन प्रोटीन का डिस्ट्रॉय होना, खराब होना, टूट जाना जरूरी है। ऐसी प्रोटीन्स का एक कॉमन नाम रख दिया है साइक्लिन। ठीक है, ऐसी 5 प्रोटीन है ए बी सी डी जीवन फेज में, ए बी सी डी जीवन फेज में, डी के बाद ई लगा दो, तो उनको हम एक कॉमन नाम दे देते हैं जीवन साइक्लिन। ऐसे ही एस फेज साइक्लिन, पी क्यू आर एस, तो उसी फेज में बनेंगे, अगले फेज में नहीं बनेंगे। सेल नेक्स्ट फेज में तब तक नहीं जाएगा वो पर्टिकुलर प्रोटीन्स ना टूट जाएं। ठीक है, ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए थे। एक सेल G1 फेज में था, एक सेल S फेज में था, दोनों के साइटोप्लाज्म को आपस में मिक्स कर दिया। पता चला दोनों ही जीवन में जाके रुक गए, क्योंकि जब तक भाई एक सेल G1 में है, एक S में है, S वाले की तो वो प्रोटीन टूट चुकी है जो G1 में थी उसके पास, और G1 वाले में तो है। लेकिन जब मैंने दोनों को आपस में फ्यूज कर दिया, समझना इस बात को, तो क्या हुआ, वो S वाला भी चुप वहीं रुक गया। वो कह रहा था कि यार पहले उसकी तोड़ो प्रोटीन, तब मैं जाऊंगा आगे। ऐसे एक्सपेरिमेंट है एक उस पर फ्रॉग पे। ठीक है, फ्रॉग के सेल साइकिल पे ऐसे एक्सपेरिमेंट है, फ्यूचर में पढ़ोगे। पर मैंने सिर्फ आपको ये वर्ड इसलिए बताया है कि पीवाईक्यू में कहीं आपको बहुत पुराने क्वेश्चंस में मिलेगा, करना नहीं हमें। हमें सिर्फ ये समझना है कि हर फेज स्पेशल है, अगले फेज में तब तक नहीं जाता जब तक पुराने फेज की सारी चीजें ना पूरी हो जाए। इसे ही चेक पॉइंट कहते हैं। ऐसे ही एक और चेक पॉइंट हम लोग यहां लगाएंगे, यहां लगाएंगे। यहां हम चेक पॉइंट नहीं लगाते। यहां चेक पॉइंट इसलिए नहीं लगाते क्योंकि जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है वो ऑटोमेटिकली G2 में है। मेरी बात सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है, ठीक है, और जैसे ही वो पूरी होती है वो ऑटोमेटिकली G2 में होता है। ठीक है, यहां चेक पॉइंट नहीं लगाते, भी बता रहा हूं। पहले इतना नोट करो, पहले जल्दी से, पहले नोट तो करो। हाँ, हाँ, चेक पॉइंट का मतलब ये है कि अगले फेज में मत एंटर करो जब तक पिछले फेज का सारा पूरा ना हो जाए। नहीं, चेक पॉइंट का मतलब, चेक वही तो मैं कह रहा हूं, लाइन नहीं है। पर सेल कैसे तय करेगा कि उसको अगले फेज में जाना है? जब तक वो प्रोटीन सारी टूटेंगी नहीं वो अगले फेज में जाएगा ही नहीं। और वो प्रोटीन टूटती कब है? जब तैयारियां पूरी हो जाए। सेल को तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा ना क्लियर कट तरीके से। वो चेक पॉइंट बने ही इसलिए। लिख लिया भाई? नहीं, इसमें जाएगा ही नहीं जब तक जीवन में ना टूटे। मैं कह रहा हूं जीवन से इसमें जाएगा ही नहीं जब तक जीवन फेज वाला प्रोटीन ना टूटे। तू कह रहा है एस फेज में टूट गया है? हाँ हाँ, किसी में भी हो सकता है, पर ज्यादा चांसेस जीवन में होने के। देख, कोई चीज बनी हुई है, खराब हो गई, उसे ठीक करना पड़ेगा। और एस फेज में मैं नया डीएनए बना रहा हूं, वहां डैमेज रिपेयर नहीं होता, वहां प्रूफ रीडिंग होती है। उसे अलग चीज क्या है, प्रूफ रीडिंग सुना है? नहीं। प्रूफ रीडिंग और डैमेज रिपेयर में क्या फर्क है, कौन बताएगा? प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है जब आप देखो, मेरी बात सुनो, इधर देखो सारे। हाँ, हाँ, ये जो है ये बन गया है, इसमें कहीं पेज फटेगा तो मैं इसको चिपकाऊंगा, दैट इज डैमेज रिपेयर। अब मैं इस पेज को दोबारा कहीं लिख रहा हूं, अब वहां गलती होगी लिखते वक्त तो ठीक कर रहा हूं, उसे प्रूफ रीडिंग कहते हैं। तो जब डीएनए की कॉपी बनाते हो तब प्रूफ रीडिंग होती है। डैमेज रिपेयर का मतलब ऑलरेडी बने हुए डीएनए में कुछ गड़बड़ होना।
तो वो किस में होगी? जीवन में। हेडिंग डालो एस फेज, जल्दी जल्दी लिखो बेटा। है प्रूफ रीडिंग कहां होगा? एस फेज में। डीएनए कहां है? साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में? न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में प्रूफ रीडिंग होगी। म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन होता ही डीएनए के लिए है, और म्यूटेशन किसके लिए होता है? म्यूटेशन की डेफिनेशन है कि चेंज इन डीएनए। साइटोप्लाज्म में कुछ बदलाव को म्यूटेशन थोड़ी बोलेंगे, हैं? चलो आगे चलो जल्दी से, हेडिंग डालो, एस फेज लिखो जल्दी से, जल्दी करो बेटा। हाँ हाँ भाई बता, पूछ। हेडिंग डालो एस फेज, बोल बेटा। कौन क्या पूछ रहा है? कोई कुछ पूछ रहा था? कोई कुछ नहीं पूछ रहा है? आज तुम्हारी केमिस्ट्री भी क्लास है? वीटी सर की नहीं, सांसु सर की। चलो, जीवन फेज में तो होती है गोल्जी बॉडी, बनती भी है और भी बनती। लिख लो एक पॉइंट और लिखो, एस फेज से एक और लिखो, लिखो सम ऑर्गेनल लाइक गोल्जी बॉडी ईआर सिंथेसाइज इन जीवन फेज। जल्दी लिखो बेटा। एस, हाँ जीवन में लिखना है, एस फेज में नहीं लिखना, जीवन में लिखना है। एक लाइन लिखनी है बस, लिख लो। लिखो ऑर्गेनल्स लाइक गोल्जी बॉडी और ईआर, ऑर्गेनल्स लाइक गोल्जी बॉडी और ईआर सिंथेसाइज होती है किसमें? जीवन फेज में। सिंथेसाइज होती है किसमें? जीवन फेज में। ऑर्गेनल्स लाइक गोल्जी एंड ईआर सिंथेसाइज होती हैं किसमें? जीवन फेज में, क्योंकि सेल एक्टिव होता है उसमें बहुत। ठीक है, अगर कोई सेल एक्टिव है तो मुझे ईआर और गोल्जी चाहिए। हाँ भाई, एस फेज का नाम क्या है? सिंथेसिस फेज। इसमें क्या क्या होता है चेंजेस? सबसे पहले ए, डीएनए रेप्लिकेशन। क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन होगी। हाँ भाई, डीएनए रेप्लिकेशन वाले एंजाइम का नाम डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए रेप्लिकेशन कहां हो रही है? एस फेज में, इनसाइड न्यूक्लियस। डीएनए कहां प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में, तो डीएनए डबल हो रहा है। उसके बाद बेटा सेकंड है हमारे पास सेंट्रियोल डबल होता है। सेंट्रियोल डबल होता है किसमें? एनिमल सेल में, एनिमल सेल में। और कहां होता है? साइटोप्लाज्म में। इधर देखो सारे बच्चे, ये एनिमल सेल है, प्लांट सेल नहीं, एनिमल सेल। एनिमल सेल में ये सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल हैं, इनको क्या बोल रहे हैं? सेंट्रोजोम। एस फेज में मेरे पास ये डबल हो जाता है। मेरी बात समझ में आई? ये कब हो रहा है हमारे पास? एस फेज में। और ये हो कहां रहा है? साइटोप्लाज्म में। ये वाली बात समझ में आ रही है? बोलो। ये दो सेंट्रियोल वाला सेंट्रोजोम है, ऐसे कितने बन गए? दो बन गए। कहां बने? एस फेज में, साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल। प्लांट सेल में भी बनेगा? प्लांट सेल में नहीं बनेगा, सेंट्रियोल नहीं होता प्लांट में, सेंट्रियोल नहीं होता। भूल गए? याद है अभी ये? ठीक है। तीसरी चीज, हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स गेट डबल इन एस फेज। ठीक है, हमारे पास ध्यान से सुनेंगे बेटा, हमारे पास बोर्ड की तरफ नजर डालेंगे सारे, ये डीएनए है। ठीक है, ये डीएनए ऐसे कंडेंस है, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। यस, और ये क्या है? डीएनए। ठीक है, क्लियर है? एस फेज में क्या करना पड़ेगा? मुझे ये सारा डीएनए खोलना पड़ेगा। जैसे ये क्रोमेटिन है, ये भी क्रोमेटिन है,
ये भी क्रोमेटिन है, ये भी क्रोमेटिन है। मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे, कोई लिखेगा नहीं। क्रोमेटिन दो तरीके का होता है, ये वाला लेस कंडेंस है, ये क्या है, लेस कंडेंस, और ये वाला ज्यादा कंडेंस है। कंडेंस मतलब समझ में आ रहा है? इधर देखो भाई, ये ऐसे, इस वाले को क्या बोलोगे, हेट्रोक्रोमेटिन। यस, इसको क्या बोलोगे, यूक्रोमेटिन। कोई डाउट है? ये हेट्रो है, यू है। अब मेरी बात सुनो, सारा का सारा डीएनए एक बार ऐसे खुल जाता है डबल करने के लिए, ऐसे ये खुल गया ऐसे, अब इसकी कॉपी बनती है। डीएनए क्या खुलता है, मेरी बात ऐसे समझो, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए ऐसे कंडेंस फॉर्म में क्रोमेटिन की फॉर्म में है। इस डीएनए को थोड़ा थोड़ा खोलना पड़ता है, एक साथ नहीं खोल सकते, थोड़ा थोड़ा खोलते हैं। रीजन बताता हूं क्यों। न्यूक्लियस का साइज जो है वो किस में है बेटा, माइक्रोमीटर में, और 2.2 मीटर लंबा डीएनए है। उतने बड़े डीएनए को आप न्यूक्लियस में खोल ही नहीं सकते। समझ में आया? तो आप कैसे करोगे, थोड़ा थोड़ा खोलोगे, जैसे इतना खोल लिया, फिर इतना खोलोगे, फिर इतना खोलोगे। तो जो मेरे पास कम कम कंडेंस है और एक ज्यादा कंडेंस है, किसको खोलना आसान है, कम कंडेंस को। ये चीज समझ में आ रही है? तो मैं कैसे करता हूं, जैसे मैं आपको समझाता हूं ये कैसे हम लोग इसको समझाते हैं, कि जैसे मान लो कुछ ऐसे एरिया हैं, मतलब दिल्ली में भी, जहां पर क्या आया होता है, साड़ी की दुकान है बहुत छोटी छोटी, मतलब इतनी बड़ी बड़ी होती है, वहीं एक आदमी बैठ सकता है। वो लोग क्या करता है, वो ऐसे दिखाता है, थोड़ी सी साड़ी खोल के दिखाएगा, फिर बंद करेगा, दूसरा हिस्सा दिखाएगा, क्योंकि वहां जगह नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, ये चीज समझ पा रहे हो? ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर बहुत कम जगह है। अब क्या है कि सारा का सारा डीएनए एक बार जरूर खोलना पड़ेगा डबल करने के लिए। डबल डीएनए कैसे होगा, जैसे मान लो ये डीएनए है, इसको ऐसे खोल देंगे, इसको इस तरीके से खोल देंगे, फिर इस पर नया डीएनए बनाएंगे ऐसे। तो डबल करने के लिए डीएनए को खोलना जरूरी है। प्रॉब्लम यह है कि न्यूक्लियस में जगह नहीं है उतनी, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके खोलेंगे। तो हमें यहां पर यह ध्यान रखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान पहले कौन खुलता है, यूक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन रेप्लिकेट होता है पहले, कॉपी उसकी पहले बनती है, रेप्लिकेट बिफोर हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन का मतलब ये वो डीएनए है जो ज्यादा अच्छा बंद है, ज्यादा टाइटली बंद है, तो टाइट चीज को खोलना मुश्किल होगा। तो जब एस फेज में पहले कौन डबल होता है, यूक्रोमेटिन, फिर बाद में हेट्रोक्रोमेटिन, खुलेगा सारा। समझ आ रहा है? ऐसा कोई हिस्सा नहीं है डीएनए का जो नहीं खुलेगा। रूल ये है कि सारा का सारा डीएनए एक बार रेप्लिकेट होगा और सिर्फ एक ही बार रेप्लिकेट होगा। तो जैसे ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी हम एस फेज में आ जाएंगे, और जैसे ही रेप्लिकेशन खत्म होगी हम ऑटोमेटिकली जी2 में होंगे। तो इसका मतलब ध्यान से सुने, चेक पॉइंट क्यों नहीं है, चेक पॉइंट इसलिए नहीं है कि जैसे जीवन से एस में तभी जाएगा जब सारी तैयारी पूरी हो जाए। सही है। दूसरा क्या है कि वो आधा रेप्लिकेट करके रुक नहीं सकता, एक बार वो एस में एंटर किया तो उसको जी2 में जाना ही पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? वो रुक नहीं सकता। इसका मतलब एक बार डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई तो वो पूरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि अब आधा डबल करके छोड़ दो। सही है। इसलिए एस से जी2 में कोई चेक पॉइंट नहीं है, नॉर्मली नहीं होता। ठीक है, तो हम एस से सीधे किस में आ जाएंगे, जी2 में, जब डीएनए रेप्लिकेशन पूरी हो गई। बेटा एस फेज में म्यूटेशन होगा तो प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं, डैमेज रिपेयर नहीं कर रहे। जिस वक्त गलती हो रही है उसी वक्त ठीक कर रहे हैं। समझ इस बात को, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं। तो प्रूफ रीडिंग करते हुए पूरा डीएनए अच्छे से डबल हो गया तो ऑटोमेटिकली जी2 में चला जाएगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, पर जी2 में बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं, इसीलिए जी2 से एम में एक चेक पॉइंट होता है। वो तैयारियां पूरी नहीं होंगी तो नहीं जाएंगे। क्लियर है? नोट करो इसको जल्दी। जल्दी लिखो, तुम लोगों की शक्लें आज थोड़ी अजीब सी हैं, कि छठे दिन पढ़ रहे हो, पांचवें दिन पढ़ रहे हो, इसलिए लगातार वीक में।
न्यूक्लियस में ही खुलता है, थोड़ा थोड़ा करके खुलता है, एक साथ खुल नहीं सकता। हाँ है, नहीं कल क्यों पढ़ाऊंगा, कल तो जाना है वापस। कहां पे, हाँ ये एक्चुअल में लिखा सेंट्रियोल है, पर सेंट्रियोल तो कोई काम करता ही नहीं है। सेंट्रियोल काम किस फॉर्म में करता है, या तो बेसल बॉडी या सेंट्रोसोम। भाई सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल का अकेले कोई काम नहीं है, या तो वो सेंट्रोसोम बनाए या बेसल बॉडी बनाए। तो अगर मुझे सेल को डिवाइड करना है तो मुझे क्या चाहिए होता है, सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम डबल होता है एक्चुअल में, लिखते हैं हम सेंट्रियोल है। बोल बेटा, हो गया? है, लिख लो जल्दी से। टॉर्चर कर रहा है ना उसको। हाँ, उसका घर झारखंड में, झारखंड में है ना तेरा घर, पटना में ही है, सही है। तू बाहर मिल इसको, तो उससे क्या हो जाएगा, तू बिहार से तो बोल देगा कुछ भी है। अच्छा, तेरा घर है पटना में? नहीं, सही है। बाढ़ कहाँ आती है, छपरा में? नहीं, मधुबनी में आती है? ज्यादा बाढ़ कहाँ आती है, मधुबनी में? सीतामढ़ी, हाँ। अभी तो पटना में भी आएगी, बारिश होने दो। हाँ। ये डूबेगा। हाँ। है बेटा, बाढ़ वाड़ से कोई मतलब नहीं होता, सिंपल एक लॉजिक होता है, बाढ़ भूकंप से हमारे एरिया में ठीक होना चाहिए। एज अ ह्यूमन हम यही सोचते हैं। समझ में आ रहा है, हमारे एरिया में नहीं भरना चाहिए पानी, बाकी तो डूब जाए सारा, क्या दिक्कत है। हाँ बोल बेटा। प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है जब हम डीएनए डबल कर रहे होते हैं ना, जैसे ये डीएनए डबल कर रहे हैं, यहां पर कुछ गड़बड़ हो जाए उसे ठीक करना। देख, डैमेज रिपेयर में और प्रूफ रीडिंग में एक फर्क है। डैमेज रिपेयर का मतलब है डीएनए ऑलरेडी बना हुआ है, कुछ टूटा तो ठीक कर देंगे। प्रूफ रीडिंग का मतलब है जब हम डीएनए बना रहे हैं, अगर वहां गड़बड़ होती है और ठीक करें, उसे प्रूफ रीडिंग कहते हैं। ठीक है, सही है। नोट कर लो, इतना ही कर रहे हैं इसको, इसके आगे नेक्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, नोट कर लो, छोड़ दो। क्या चीज? बच्चे देख मेरी बात, ये जो डीएनए है ना, ये कंडेंस होकर क्रोमेटिन बनाता है। क्रोमेटिन दो तरह का है, एक ज्यादा कंडेंस, कम कंडेंस। अब देख मेरी बात सुन, रेप्लीकेशन के लिए इसको खोलना पड़ेगा, तो इसको खोलना आसान है या इसको खोलना आसान है, इस वाले को। तो यही चीज हम ये लिख रहे हैं कि यू क्रोमेटिन लेस कंडेंस, मोर कंडेंस, हेट्रोक्रोमेटिन। तो यू क्रोमेटिन की रेप्लीकेशन पहले होगी हेट्रो, एस फेज में सबकी होगी, लेकिन पहले किसकी होगी, जो खुला हुआ है थोड़ा। ठीक है, यस। बस भाई, हाँ, क्या रिवाइज कराना है शुरू से, क्या क्या रिवाइज कराना है? क्या रिवाइज, सेल का? इसका अभी तो पढ़ो ना खुद से इसको पहले, अभी तो चैप्टर कहां हुआ है, खुद से पढ़ भाई, तू ऑफलाइन में बैठा हुआ है, कैसी कैसी हरकतें करेगा, पढ़ मेरे से डाउट पूछ। हाँ हाँ बेटा।